हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर एम एस खान। बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, और आज का जो टॉपिक है वो है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। और जो कोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं वो है रिवीजन कोर्सेज, और इस कोर्स में हम फिज़िक्स जो है इस बार के 12th जो एग्ज़ामिनी है सीबीएसई बोर्ड के, वो फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसकी तैयारी मैं करा रहा हूँ एक क्रैश कोर्स के रूप में, जो 10 डेज़ में हम पूरे सिलेबस को जो वहाँ पर आने वाला है आपके एग्जामिनेशन में उसको कवर करा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट बच गया है आज उसको हम लोग ख़त्म करेंगे। पहला जो टॉपिक ले रहे हैं आज वो है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। डियर स्टूडेंट्स, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस में देख रहे हैं कि सीरीज़ है और दूसरा पैरेलल होगा, और तीसरा भी अगर कह दें तो वो मिक्स ग्रुपिंग होगा जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों होता है। यहाँ से न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन आ सकता है, और किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। बहुत लेंदी क्वेश्चंस तो नहीं आएगा, लेकिन जो क्वेश्चन आने वाला है उसकी बात अगर हम करें तो स्टूडेंट ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस में जो पहला सीरीज है इसमें आप देख रहे हैं ये सर्किट डायग्राम, जिसमें एक रेजिस्टेंस R1 दूसरे रेजिस्टेंस R2, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। और जब सीरीज में कनेक्टेड होगा तो सेल से जो करंट जाएगा वो दोनों में इक्वल जाएगा, यानी करंट जो है वो विल रिमेन सेम रहेगा इन R1 एंड R2 जब ये R1 और R2 कनेक्टेड है सीरीज में। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो यहाँ पे V1 पोटेंशियल डिफरेंस है और यहाँ पर V2 पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात अगर करेंगे, रेजिस्टेंस अगर बदलेगा, अलग अलग होगा R1 और R2 का वैल्यू, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज करेगा, लेकिन करंट जो होगा वो यहाँ पर सेम रहेगा। तो करंट रिमेन सेम, इसी को हम V/R कहते हैं करंट को। तो हम V1 R1 इसके लिए जो करंट ले रहे हैं वो इसके लिए भी करंट बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि V1/R1 इज इक्वल टू V2/R2। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा सीरीज़ में वो होगा R इक्विवेलेंट, और उसको हम लोग R1 प्लस R2 और भी रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे तो प्लस जो है आपका ऐड होता चला जाएगा। अगर n इक्वल रेजिस्टेंस अगर है सीरीज में कनेक्टेड तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस NR होता है। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस जो है सीरीज में आप कनेक्ट करते जाएंगे वैसे वैसे उस रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो बढ़ता चला जाएगा। अब करंट को सेम आपको रखना है तो यहाँ पर उसके पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि सीरीज वाला जो कॉम्बिनेशन है उसमें कहीं पर भी एक डिसकनेक्ट हो जाता है सर्किट, तो पूरी की पूरी जो है सर्किट जो है वो कनेक्ट यानी उसमें से करंट्स का फ्लो रुक जाएगा। तो ये यहाँ पर सीरीज वाले में डिमेरिट है। और दूसरी चीज़ है कि सीरीज में जोड़ रहे हैं तो उसका लेंथ जो है वो बढ़ जा रहा है, और बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको आप अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है। घर में जो वायरिंग किया है वो पैरेलल में होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन इसलिए क्योंकि जितना रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ेंगे उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो स्टूडेंट, अब अगर हम लोग बात कर लें पैरेलल का, तो पैरेलल वाले में देख रहे हैं क्या कि इस तरह से दो रेजिस्टेंस को दिखा रहे थे सीरीज में, यहाँ पर पैरेलल में दिखा रहे हैं। तो पैरेलल के लिए क्या है कि दोनों के लिए जो वोल्टेज है, इसका रेजिस्टेंस R1 है और इसका रेजिस्टेंस R2 है। स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें होगा V वही इसमें भी होगा, यानी जो मेन सर्किट से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं वो दोनों R1 और R2 में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर करंट को दिखाएं। I जो मेन करंट है वो दो पार्ट में यहाँ R1 और R2 में बट रहा है, I1 और I2 के रूप में। तो यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है वो करंट डिफरेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है जब पैरेलल में कनेक्टेड है तो, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है स्टूडेंट 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर R इज इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो R1 R2/R1 प्लस R2, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। और अगर फॉर n इक्वल रेजिस्टेंस के लिए लिया जाए, n इक्वल रेजिस्टेंस के लिया जाए तो R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा स्टूडेंट वो आपका R/n हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर ये दोनों का वैल्यू सेम है, R और R अगर है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो R/2 हो जाएगा। इसी तरह से 3 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड है और ईच का वैल्यू R है तो वहाँ पर R/3। देखने को क्या मिल रहा है कि जितना रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल में वहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो
डिक्रीज करता है। और दूसरी बात यहाँ पर ये क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए सेम रहेगा। तो V इज इक्वल टू होता है IR। इसके लिए अगर आप लेते हैं तो I1 R1, दूसरा वाला जो सर्किट ये इसके लिए है तो I2 R2। अब कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। अगर ये वाला कंडीशन दिया हुआ है तो हम समझेंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो याद रखना है यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है, सेम है। तो पैरेलल जो घर में हम लोगों के सर्किट लगा है इलेक्ट्रिकल, वो यहाँ पर पैरेलल में कनेक्टेड होता है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पैरेलल में जोड़ने पर जो एरिया है CS एरिया वो इंक्रीज़ करता है और रेजिस्टेंस जो है इस वजह से भी यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ करता है। क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा है कि रेजिस्टेंस जो है CS एरिया पर डिपेंड करता है और CS एरिया अगर इंक्रीज़ करता है तो रेजिस्टेंस घटेगा। यहाँ जितना पैरेलल में आप जोड़ेंगे उसका एरिया बढ़ रहा है और एरिया के बढ़ने से रेजिस्टेंस घटेगा और रेजिस्टेंस अगर घट रहा है तो करंट का वैल्यू फ्लो आसानी से हो सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है। करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जिस तरह से NCERT में है उसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ R है, R है, R है। यहाँ पर A लगा हुआ है जिसको एमीटर कह रहे हैं, A और B। तो A और B के बीच का रेजिस्टेंस बताना है जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं, फाइंड। और दूसरा रीडिंग ऑफ एमीटर। अगर यहाँ पर V है तो वो V यूज़ करेंगे। करंट मान लिया जाए कि करंट I जा रहा है तो पहला आंसर जो हम लोग देखेंगे, इधर जो बना देते हैं आंसर फर्स्ट वाले का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा हुआ और इक्वल है तो R बाई कितना होगा, 3। ये आंसर हो गया। दूसरे का आंसर अगर रीडिंग ऑफ एमीटर कह रहा है, इसका मतलब करंट फाइंड आउट करना है। क्या करना है, मेन जहाँ पर भी रीडिंग ये एमीटर लगा है उस वक्त वहाँ पर का करंट को मेजर करना है। तो देख रहे हैं क्या कि एमीटर जो है वो मेन वाले सर्किट में लगा है, यानी मेन करंट फाइंड आउट करना है। और मेन करंट I अगर हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं तो वो I इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट V बाई R। R जो लिखे हैं ये वाला आपका R इक्विवेलेंट, यहाँ पर भी R इक्विवेलेंट होगा। V पोटेंशियल डिफरेंस है और R इक्विवेलेंट यहाँ पर R बाई 3 आ रहा है, तो V बाई R बाई 3। ये 3 को ऊपर करेंगे आप तो 3V बाई R। तो ये जो करंट है वही रीडिंग दे रहा है एमीटर के द्वारा कि इस सर्किट में इतना करंट है। कितना करंट आ गया है स्टूडेंट, तो 3V बाई R। अब इसका वैल्यू V बाई R का दिया होगा अगर न्यूमेरिकल्स में, तो हम लोग उस रूप में भी इसको ले सकते हैं। तो अब जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें भी जो है आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस का एक और एलिमेंट होता है, रेजिस्टर होता है, उसको हम लोग कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर बोलते हैं। तो कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर की बात करें, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर जो है वो इस तरह से बना हुआ है स्टूडेंट, और इस पे रिंग है 1 2 3 और एक 4 में भी 4 चौथा नहीं भी हो सकता है, लेकिन 3 जो है वो कन्फर्म है। ये A रिंग को बोल रहे हैं, ये B C और ये D। देखो A और B जो है वो बताता है सिग्निफिकेंट फिगर। एक्चुअल में ये एक रेजिस्टेंस है। जब आप चाहेंगे कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस चाहिए सर्किट में तो उसके लिए ये कार्बन रेजिस्टर लगा होता है। अगर आप बहुत हाई रेजिस्टेंस वाला वायर यूज़ करेंगे तो लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, CS एरिया बहुत जो है आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, थिन रखना पड़ेगा। तो
वहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है कि छोटे से जगह में इतना बड़ा लेंथ वाला वायर यूज़ करें, तो उस जगह पे हम लोग मतलब उसको यूज़ ना करके हम लोग इस कार्बन रेजिस्टर को यूज़ करते हैं। तो आपके टेलीविज़न में, आपके मोबाइल में, आपके और भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में ये कार्बन ही रेजिस्टर लगा होता है और गोल टाइप का आप देखेंगे उस पर कलर रिंग होता है, तो आप समझ जाएंगे कि यही कार्बन रेजिस्टर बता रहे थे सर। तो ए बी जो यहाँ पर दिख रहा है ये सिग्निफिकेंट फिगर है, सी जो है ये मल्टीप्लायर का काम करता है, यानी ये जो वैल्यू बता रहा है कि इस कार्बन रेजिस्टर में कितना रेजिस्टेंस का वैल्यू है। और यहाँ पर जो डी है वो यहाँ पर क्या बताता है, टॉलरेंस। तो टॉलरेंस की बात अगर करें तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये RAN, ये वाला E, ये परसेंटेज में रहता है। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि जो कलर इस पर दिया हुआ है उसका सिग्निफिकेंट फिगर और मल्टीप्लायर क्या है, तो आप इसको देख लीजिएगा क्योंकि ये एक याद करने की चीज़ है। और इसको याद करने के लिए एक फंडा यहाँ पर लिया जाता है कि बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो इसमें सब कुछ कलर है, ये ब्लैक है, अगर बी से देखेंगे तो ब्लैक पहले आएगा, ये वाला आपका ब्राउन है, और ये जो है आपका रेड ऑरेंज, समझ गए। वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, वी से वायलेट, जी से ग्रे और डब्लू से वाइट। स्टूडेंट अगर सिग्निफिकेंट फिगर को देखें, शायद नीचे दिख नहीं रहा होगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर को अगर हम लोग देखें जो ए बी के रूप में है, अगर हम डाटा को भी अगर रिप्रेजेंट कर दें तो ब्लैक के लिए 0, ठीक है, ब्राउन के लिए 1, ये ब्लैक है, ये ब्राउन है, फिर से लिख रहे हैं आर रेड है, तो इसके लिए जो है आपका 2, रेड के बाद अगर आप देखेंगे तो ऑरेंज, इसके लिए 3, ऑरेंज के बाद देखेंगे वाई येलो 4, उसके बाद जी ग्रीन है, मतलब ग्रेट जो लिखे हैं उसके लिए जो आता है ग्रीन, ठीक है, ये हम ग्रीन ही लिख देते हैं, ग्रीन इसके लिए 5, ब्लू इसके लिए 6, सिग्निफिकेंट फिगर लिख रहे हैं, वेरी मतलब वायलेट इसके लिए 7, और जी जो है आपका गुड जो लिखा हुआ है ये है ग्रे 8, और वाइट जो स्टूडेंट है वो है 9। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है जो ए बी के रूप में यहाँ पर दिखा रहे थे। उसके बाद अगर सी की बात करें तो ये मल्टीप्लायर है, यानी 10 पे पावर 0, 10 पे पावर 1, 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 4, 10 पे पावर 5, 10 पे पावर 6, 10 पे पावर 7, और यहाँ पे 10 पे पावर 8 और 10 पे पावर 9, ये आपका मल्टीप्लायर है। डी में अगर हम लोग देखेंगे डी, तो गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस हो जाएगा वो ±5%। सिल्वर के लिए अगर आप देखेंगे, यानी सिल्वर कलर जब किया रहेगा तो उसमें रहेगा टॉलरेंस जो है ±10%, और कहीं नो कलर अगर हो तो यहाँ पर जो है ±20%। तो आपको पूरी डिटेल्स हमने कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस का बता दिया है, और आप इसी को यूज़ करके उस कार्बन रेजिस्टेंस का कितना रेजिस्टेंस और उसका टॉलरेंस है वो आपको पता चल जाएगा। तो एक क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर आपको देते चलें ताकि आप समझ जाए कि क्या कह रहा है। तो देखिए एक कार्बन रेजिस्टर बना रहे हैं और यहाँ पर रिंग है 1 2 3 और 4। अब कोई भी कलर यहाँ पर दिया रहेगा, मान लिया जाए हम अपने से रेड दे देते हैं, रेड है, ब्लू और ये गोल्ड। स्टूडेंट इसका रेजिस्टेंस जो है आपको पता करना है, टॉलरेंस। तो रेड जो है ये रेड है, ये भी रेड है, तो रेड वाले का सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ए और बी सिग्निफिकेंट फिगर को बताता है, तो ये
जो सिग्निफिकेंट फिगर ए और बी का है रेड के लिए वो यहाँ पर से बढ़े, देखें यहाँ है रेड तो ये 2 है, तो यहाँ पर इसका भी 2 हो गया और इसका भी 2 हो गया। अब आगे जो बढ़ रहे हैं ए बी, ये ए और बी हो गया। यहाँ पर जो है बी से ब्लू है, इसका मल्टीप्लायर वाले में देखेंगे कि ब्लू कहाँ पर है, यहाँ दिख रहा है 10⁶। ये आपका आंसर हो गया ओम। अब देख रहे हैं कि आगे में ये गोल्डन कलर का ये कलर किया हुआ है, तो यहाँ पर प्लस माइनस गोल्ड के लिए कितना लिखे थे 5%, तो ये 22 × 10⁶ ओम प्लस माइनस 5% जो है इस कार्बन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू है। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए। आगे हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, उसके लिए जो है हमेशा बोर्ड के क्वेश्चंस रहते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन जो है यहाँ पर से दिया जाता है, और वो है किरचॉफ्स लॉ। तो स्टूडेंट आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को ख़त्म करेंगे और पढ़ेंगे कि यहाँ पर अब आगे जो टॉपिक है वो है किरचॉफ्स लॉ। पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो हम आपको इस 10 डेज़ में कवर कराने वाले हैं, और अभी इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा चुके। दूसरा जो चैप्टर है, दूसरा का मतलब यहाँ पर अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये तीसरा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसको भी आज जो है हम लोग इसमें फिनिश्ड करेंगे आज वाले लेक्चर्स में, ताकि आप इसको अच्छे से रिवाइज करें और वहाँ जाकर बेहतर अपना रिज़ल्ट बनाएं। तो किरचॉफ्स लॉ जो है यहाँ पर स्टूडेंट 2 तरीके का, एक को फर्स्ट लॉ बोलते हैं और दूसरा सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ को जो कहा जाता है स्टूडेंट वो है जंक्शन रूल, और इसको जो कहा जाता है वो है लूप रूल, ठीक है, मेश रूल भी कहा जाता है सेकेंड वाले को। फर्स्ट अगर हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉ, तो ये बेस्ड होता है किस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये पूछता है, इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और इसमें क्या कहता है कि जितना करंट किसी एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट को जंक्शन कह रहे हैं, वहाँ पर जितना करंट आएगा, जैसे यहाँ पर जितना करंट आ रहा है उतना करंट यहाँ से क्या होता है चला जाता है। तो अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल जो करंट होगा वो आई, वो उस जंक्शन पे 0 के बराबर होता है। द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट और जंक्शन विल बी 0। ये कौन सा लॉ हुआ, फर्स्ट लॉ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर मान लिया जाए कि ये I1 वैल्यू आ रहा है, यहाँ I2 चला निकला, यहाँ से I3, I4 और I5, तो हम कह सकते हैं कि I1 प्लस I2 इक्वल हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5। अगर आप इसको हम इस अलजेब्रिक सम के रूप में लिखें तो I1 प्लस I2 इधर लाइएगा आप सबको, तो क्या होगा माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5, और इन सब का सम 0 के बराबर है। तो ये किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है, जिसमें करंट के बारे में बताता है कि किसी जंक्शन पे टोटल करंट हमेशा क्या होगा 0 होगा, और इसीलिए ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है। अब स्टूडेंट अगर हम लोग यहाँ पर देखें सेकेंड लॉ को, तो ये जो सेकेंड लॉ है किरचॉफ्स का, जो सेकेंड लॉ है ये है इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी पे बेस्ड है, और इसमें क्या कहता है कि सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा किसी क्लोज सर्किट का वो होगा 0, या सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ ए गिवन क्लोज सर्किट विल बी 0। तो यहाँ पर जो है ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो सेकेंड लॉ हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। उस सेकेंड लॉ को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी क्लोज सर्किट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है 0 होता है। जैसे यहाँ समझिए, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो एक लूप बनाते हैं A, B, C और D। तो किसी क्लोज लूप में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ का जो सम है वो क्या होगा 0 के बराबर है। थोड़ा सा साइन कन्वेंशन में अगर चलें तो सेम डायरेक्शन में अगर चलेंगे आप, सेम
डायरेक्शन में अगर आप चल रहे हैं, लूप जिस तरफ आप कंसीडर किया करंट भी उसी की तरफ अगर चल रहा है, तो यहाँ करंट जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो नेगेटिव के रूप में होगा। तो यहाँ पर जो V है वो IR सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए नेगेटिव के रूप में ले रहे हैं। और इधर देखिए सेल, ये नेगेटिव से पॉजिटिव चल रहे हैं, तो इसको पॉजिटिव ले रहे हैं। और इन सब का जो सम है इस किरचॉफ्स के सेकंड लॉ में ये कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और EMF का जो सम होगा किसी क्लोज सर्किट में वो 0 के बराबर है। तो आपको यहाँ पर दिख जा रहा है कि ये 0, तो E = क्या दिख गया, IR। तो अगर वैल्यू निकालना है EMF का या करंट का, तो आप इस तरह से किरचॉफ्स के सेकंड लॉ को यूज़ करके आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किरचॉफ्स का सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे न्यूमेरिकल्स है, बहुत सारा है, लेकिन आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि ये किस पे बेस्ड है और इसका जो मेन जो लॉ है वो क्या है। तो आपको किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को हमने यहाँ पे बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, किरचॉफ्स का जो एप्लीकेशन है उसमें चलते हैं। तो किरचॉफ्स का जो एप्लीकेशन है उसमें पहला अगर देखेंगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज आता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो है यहाँ सर्किट डायग्राम जो है देख लीजिए, ये इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। आप की चाहेंगे तो की लगाना चाहेंगे तो लगा सकते हैं, जो भी सर्किट में जोड़ना चाहते हैं जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपका EMF और यहाँ पर, ठीक है, कभी कभी आप देखिएगा तो यहाँ गैल्वेनोमीटर दिख जाएगा। तो स्टूडेंट ये R1, ये R2, ये R3 और ये R4, ठीक है। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो I इस तरफ से जा रहा है, तो I जो है वो इस तरफ से जा रहा है, तो करंट बटेगा I1 में और सपोज करो I2 में। और इधर गैल्वेनोमीटर में करंट IG जा रहा है, इधर क्या चला जाएगा तो I1 माइनस IG, और इधर जो जाएगा आप देखिएगा तो I2 प्लस IG, ठीक है। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इस व्हीटस्टोन ब्रिज में देखें तो वो इस तरह से होता है। यहाँ पर जो आपसे सवाल पूछेगा इस तरह का आपसे सेकंड जो लॉ है किरचॉफ्स का वो लागू होगा और हम लोग इस सर्किट को पूरा करेंगे। लेकिन हम लोगों से जो पूछने वाला है ऑब्जेक्टिव सवाल वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में पूछेगा। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब हुआ कि करंट जो है अक्रॉस ए गैल्वेनोमीटर वो 0 होता है, और जब यहाँ पे करंट 0 हो जाएगा तो फिर ये वाला जो बीच में पास कर रहा है वो यहाँ पर कंसीडर नहीं होगा। अगर यहाँ पर कुछ पॉइंट दे देते हैं A, B, C और D, तो कहेंगे कि B का जो पोटेंशियल डिफरेंस है B पॉइंट पर वो D पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस जो दिख रहा है VB माइनस VD वो 0। और जब ये 0 होगा तो यहाँ पे करंट का फ्लो नहीं होगा, और ये तब ऐसा पॉसिबल है जब रेशियो देखिएगा R1/R2 = R3/R4। यानी स्टूडेंट अगर यहाँ पर ऐसे भी लिखना चाहेंगे R1/R4 = R2/R3, तो यहाँ पर इस IG का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। और इस कंडीशन को व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के रूप में देखते हैं। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो तब होगा जब R1/R2 इक्वल होगा R3/R4 के, या दूसरे लैंग्वेज में कहें यहाँ पर दिख रहा है जो R1/R4 का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल अगर हो जाए R2 और R3 के, तो यहाँ पर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाता है। और जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा स्टूडेंट तो ये कैंसिल होगा, और जब ये कैंसिल होगा तो ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, ये वाली सीरीज में होगा और आपस में क्या होगा, पैरेलल। तो यहाँ पर भी क्वेश्चंस आपसे व्हीटस्टोन ब्रिज का पूछ सकता है। जो मेन जो कंसेप्ट है वो हम आपको यहाँ पर बता दिए। क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा वो क्या, उसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। तो एक सर्किट डायग्राम है जिसका ओम यहाँ पे इसका दिया हुआ है 2 ओम, यहाँ पे 4 ओम, यहाँ पे 6 ओम और यहाँ पे 12 ओम। मान लो ये 20 ओम ए और बी के बीच, यानी यहाँ पर तो आपका टोटल रेजिस्टेंस बताना है इस गिवन सर्किट का, क्या रेजिस्टेंस होगा। स्टूडेंट पहले रेशियो देखेंगे इसका
इसका इसका, या ऐसे भी देख सकते हैं इसका और इसका। तो 2/4 इज इक्वल टू 6/12। क्या लग रहा है? 1/2 आता है। तो 1/2 अगर आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो रेशियो है दोनों आर्म्स के रेजिस्टेंस का, वो यहाँ पर इक्वल है। और जब रेजिस्टेंस आर्म इक्वल रेशियो में रहेगा तो ये यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर दिखा रहे थे वही चीज़ यहाँ पर है। यहाँ जो करंट होगा वो IG वो ज़ीरो होगा, और जब ये ज़ीरो होगा तो हम इसको कंसीडर करेंगे नहीं, मिटाओ या ना मिटाओ, लेकिन यहाँ पर कंसीडर, इसमें करंट नहीं जा रहा तो नहीं करेंगे। तो अब जो है वो दिख जाएगा क्या? सीरीज में। तो इसको हम सीरीज में ले रहे हैं और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS1, इस दोनों को भी सीरीज में ले रहे हैं और इसका सीरीज में इसलिए RS2। तो RS1 जो है यहाँ पे 6 और 2 कितना हो गया? 8, और RS2 जो है सीरीज वाले में यहाँ देख रहे हैं 16, देख रहे हैं स्टूडेंट। और आपस में ये फिर जो है दोनों पैरेलल में हो जाएगा। तो पैरेलल के लिए इक्वेशन हम आपको बताए कि R1R2/R1 + R2। यहाँ जो पैरेलल में दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? RS1 × RS2/RS1 + RS2। सॉल्व करिएगा इसको आप, तो 8 × 16/8 + 16। स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो यही इसका क्या है? आंसर है। सॉल्व करके अगर देख लें, 8 × 6 = 48 हो गया, 8 और 4 12, 128, 16 और 8 यहाँ पर 24 हो गया। और भी इसको सॉल्व करिएगा, आंसर वही मिलेगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर वो इस गिवन व्हीटस्टोन ब्रिज का वो इस तरह से फाइंड आउट हो सकता है और हो भी जाता है। तो आगे एक क्वेश्चन और इसी का पूछ सकता है कि अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है जो दे रहा है यहाँ पे, अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम और ये 20 ओम, वही जो फिगर हमने बनाया वही उसी को यहाँ पर बना दिया। एक व्हीटस्टोन ब्रिज में 5 रेजिस्टर होता है और इस तरह से कनेक्टेड होता है। तो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो आपका वैल्यू R क्या यहाँ दिखेगा, ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो R का वैल्यू स्टूडेंट अगर देखेंगे तो हमने अभी बताया कि आर्म रेशियो को देखिए, वो जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो आर्म रेशियो इक्वल होगा, और यहाँ कह रहा है कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है यहाँ पर, तो इसका मतलब आर्म रेशियो इक्वल होगा। तो इसका और इसका ले लेंगे तो 2/6, इधर अगर आप ले लेंगे तो 4/R। तो आसानी से आप R जो है वो निकाल सकते हैं। तो 6 × 24/2 कितना आया? 12 ओम। ऐसे भी आप 2 का यहाँ जस्ट जो है देख रहे हैं, 2 3 जा तो यहाँ पर भी आ जाएगा 4 3 जा। तो इस तरह से आंसर आपको मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम लोग जो है बात करते हैं मीटर ब्रिज का, क्योंकि यहाँ पर भी ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है। मीटर ब्रिज जो है वो किसका एप्लीकेशन है? व्हीटस्टोन ब्रिज का। मीटर ब्रिज को हम यहाँ पे स्लाइड वायर ब्रिज भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? स्लाइड वायर ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज का मतलब हुआ कि यहाँ पर देखिए किस तरह से थोड़ा सा जल्दी में बनाना होता है, क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट पढ़ा सके, तो आप समझिएगा। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा होते ये नहीं समझे, ये बिल्कुल इस तरह से बना हुआ रहता है। और यहाँ पर एक बॉक्स होता है जिसको RB रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं, और यहाँ जो है ये X है जो वायर लगा हुआ है, उसी का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज या मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज जो है वो यहाँ पर अननोन वायर का रेजिस्टेंस मेजर करता है, रेजिस्टेंस का पता करता है। इसमें कुछ चीज़ें और हैं जिसको यहाँ पर जोड़ देते हैं, और यही मेन वायर है। ठीक है, ये एक यूनिफॉर्म थिक वायर है जो बना है किससे? कॉन्स्टेंटेन या मैंगनीज एलॉय से। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटेन और मैंगनीज एलॉय इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर
इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हाई है, यानी कि यहाँ टेम्परेचर के बढ़ने से इस कॉन्स्टेंटिन या मैंगनीज एलॉय का जो वायर यूज़ कर रहे हैं थिक वायर, वो यहाँ चेंज नहीं करेगा, यानी इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं करता है अगर टेम्परेचर बढ़ भी जाए तो, इसलिए ये यूज़ किया जाता है। इसको सेल से क्या करें, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ से जो है एक वायर लेते हैं और लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर, और ऐसे करके ये होता है जौकी। तो जौकी क्या करता है कि इसके ऊपर स्लाइड करता है। ये जो यूनिफॉर्म थिक वायर है जिसका लेंथ कितना मीटर है, 1 मीटर है, तो ये 1 मीटर के ऊपर ये जो जौकी है वो मूव करता है और देखता क्या है कि जब जौकी यहाँ पे पहुँचता है तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, यानी गैल्वेनोमीटर शो करता है कि करंट है या नहीं। अगर नहीं शो करेगा इसका मतलब है कि वहाँ पे करंट नहीं है। तो सपोज़ करें कि यहाँ पर नल पॉइंट मिल गया। क्या मिल गया, नल पॉइंट। क्या मतलब कि यहाँ पर जब ये जौकी आता है तो करंट शो नहीं होता है, यानी करंट नहीं है, और जब करंट नहीं है तो आर्म रेशियो यानी इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एट नल पॉइंट पर, कहाँ पे, एट नल पॉइंट अगर हम लोग देख लें तो यहाँ से इसका लेंथ L है और इधर से जो लेंथ है वो 100 माइनस L है। याद रखिएगा कि 1 मीटर का वायर है लेकिन ये सेंटीमीटर में लिया जा रहा है, तो 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर, ये तो मालूम ही होगा। तो 100 सेंटीमीटर है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का L माना है, तो इधर से ये 100 माइनस L हो जाएगा। और ये रेजिस्टेंस जो है हम लोग को इक्वल है। सपोज़ करो रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसका रेजिस्टेंस आपने लिया है वो है R, तो R बाई क्या लिखेंगे, अब आपको पता है कि रेजिस्टेंस लेंथ का प्रोपोर्शनल है, इसलिए R बाई L कह सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर जो X है जिसको आपको फाइंड आउट करना है वो X, और इसका जो लेंथ है उसका भी प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम लोग 100 माइनस L। दूसरे तरीके भी हैं लेकिन आपको शॉर्टकट तरीका में लेकर चल रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर ये याद रखें कि इस रेशियो जो आर्म रेशियो है रेजिस्टेंस का वो हमेशा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में इक्वल होता है। और ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज या बैलेंस या नल पॉइंट जो है वो तब कहलाएगा जहाँ पर करंट का फ्लो नहीं है, जहाँ पे करंट ज़ीरो है वो नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट कहलाता है। और उस केस में हम यहाँ पर इस तरह से R बाई L इज इक्वल टू X बाई 100 माइनस L के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और X जो है निकालना हो जो अननोन है वो इस तरह से फाइंड आउट होगा। डियर स्टूडेंट, कहता है कि अगर इसका टर्मिनल को एक्सचेंज कर दें, गैल्वेनोमीटर के पॉइंट्स को भी चेंज कर दें, तो इसका जो नल पॉइंट है वो चेंज नहीं करता है। तो किसी भी मीटर ब्रिज में जो वायर यूज़ किया हुआ है 1 मीटर का, जिसको 100 सेंटीमीटर में ले रहे हैं, वो यूनिफॉर्म और थिक वायर होता है और ये बना होता है कॉन्स्टेंटिन या मैंगनीज एलॉयज़ का, और इसीलिए बना होता है ताकि इसका रेजिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो। अगर इस वायर का रेजिस्टेंस चेंज कर जाएगा तो हम लोग जो फाइंड आउट कर रहे हैं उस वायर का जिसको अननोन कह रहे हैं, उसमें फिर आपको वो एक्यूरेट मेजरमेंट जो है नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ जो वायर यूज़ किया गया है यूनिफॉर्म थिक 1 मीटर वाला, वो कॉन्स्टेंटिन मैंगनीज का एलॉय से बना हुआ है, और इसका जो थर्मल जो है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो हाई होता है। उम्मीद है आप मीटर ब्रिज समझ गए। और इस तरह से यहाँ पर एक क्वेश्चंस भी आपको देते हैं ताकि आप इस सवाल को बना सकें, और हो सकता है कि इस में ये पूछ सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक क्वेश्चंस जो है वो इस तरह से दे रहे हैं, और ये जो है उसी को जो है जो बनाए थे उसी को लेकर चल रहे हैं। थोड़ा सा पतला हो गया यार, कोई बात नहीं, समझदार हैं आप, समझ रहे हो। ठीक है, अगर यहाँ पर जो नल पॉइंट है वो 30 सेंटीमीटर पे, कितने सेंटीमीटर पे, 30 सेंटीमीटर पे है, तो फाइंड द, ये वैल्यू निकालना है, और इसका जो वैल्यू है वो दिया हुआ है, सॉरी यहाँ से आप दिखा रहे थे, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो 20 ओम,
एक्स निकालना है। ये एक मीटर ब्रिज है जिसका नल पॉइंट 30 सेंटीमीटर है, आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स इज इक्वल टू अभी हमने यहाँ पर लिखा है एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस एल बाई एल, और 100 सेंटीमीटर का ही है ये, और एल जो है वो नल पॉइंट इधर से हम लोगों ने लिया था, एल कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे और फिर यहाँ पर 30 लिखेंगे और इनटू आर मिटा दिए थे, ये आर है, और यहाँ पर ये आर जो है वो 20 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 70 बाई 30 इंटू 20, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 2 जा 140 और बाई 3, तो इतना जो ओम है ये इस वायर का रेजिस्टेंस है। मीटर ब्रिज का काम यही है कि कोई भी वायर हो और आप चाहते हैं कि उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें, तो आप इस मीटर ब्रिज के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लास टॉपिक है जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और वो है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर जो है इसको हम लोग आइडियल वोल्ट मीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडियल वोल्ट मीटर। तो इस तरह से देख लीजिए इसको भी, और वो है यहाँ पर पोटेंशियोमीटर, आइडियल वोल्ट मीटर। स्टूडेंट यहाँ ये जो पोटेंशियोमीटर है इसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, सर्किट का, ईएमएफ सेल का मेजर करना, और सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको मेजर करता है। यानी पोटेंशियोमीटर किसको मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को, ईएमएफ को और इंटरनल रेजिस्टेंस को। आइडियल वोल्ट मीटर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वोल्ट मीटर से ये वोल्टेज नापा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस नापा जाता है, लेकिन हाई रेजिस्टेंस की वजह से इसमें ये वो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होता जितना बेहतर ये पोटेंशियोमीटर मेजर करता है। इसलिए पोटेंशियोमीटर को आइडियल बोल रहे हैं वोल्ट मीटर, यानी वोल्ट मीटर से ये बेहतर है। और यहाँ पर 3 चीज़ें जो है वो मेज़र कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। देखते हैं इसके सर्किट डायग्राम और उसी से हम लोग यहाँ पर इस पोटेंशियोमीटर को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं ये उसी तरह का जो मीटर ब्रिज था वो वायर लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से सेल लगा है। आप रीडिंग ऑफ एमीटर दिखा सकते हैं, और भी चाहिएगा तो कुछ लगा सकते हैं। इधर जो दिख रहा है ये दो पॉइंट है और एक कॉमन जो है गैल्वेनोमीटर के साथ ये है। एक पॉइंट ये लेके गए, दूसरा ये गए। अगर नल पॉइंट यहाँ पर जे पर है तो इसके लिए लेंथ L1 है, और अगर नल पॉइंट जो है जे डैश पे है तो इसके लिए लेंथ L2 है। यहाँ से मेन करंट सप्लाई करने के लिए बैटरी लगाया हुआ है, और आई जो है वो करंट जा रहा है इस वायर के थ्रू। ये भी वायर जो है वो आपका यूनिफॉर्म और थिक वायर है जो बना है कॉन्स्टेंटिन या बैंगनीन एलॉयज़ का, ताकि इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से नहीं बढ़ सके। यहाँ पर भी एक ईएमएफ सेल लगाया हुआ है, इसका ईएमएफ E1 है और इसका ईएमएफ जो है वो क्या है? E2 है। स्टूडेंट जल्दी से यहाँ पर समझिएगा कि जब करंट्स का फ्लो होगा इसमें और यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट करंट इसमें जाएगा, तो देखते क्या है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस वायर के क्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस का ड्रॉप या वोल्टेज का जो ड्रॉप होगा वो इस लेंथ का प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो वायर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर वो क्या होता है? उस लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो वोल्टेज उसमें ड्रॉप करता है। तो V इज इक्वल टू यहाँ पर KL, यहाँ K इज इक्वल टू क्या हो गया? V/L। यहाँ पर जो K है स्टूडेंट वो V/L के रूप में, इसे हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो लेंथ को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो ड्रॉप कर रहा है वो अगर इंक्रीज़ करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप करेगा उतना एक्यूरेट जो है ये आपका पोटेंशियोमीटर उस वोल्टेज को, उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आइडियल होगा पोटेंशियोमीटर, जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ज़्यादा, यहाँ पे 1 मीटर का लिया हुआ है, वैसे वैसे और भी मीटर इसमें जोड़ सकते हैं, और जितना ज़्यादा जोड़िएगा उतना वो ये एक्यूरेट मेज़र करेगा। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो ड्रॉप हो रहा है उस वायर के थ्रू वो उस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी एक्यूरेट यहाँ पर
क्या करेगा, मेज़र करेगा। अब बात कर लेते हैं कि जब नल पॉइंट देखते हैं यहाँ जे के ऊपर, तो लेंथ क्या हो गया L1, और उसके लिए जो सेल है वो E1 है। तो देखेंगे क्या कि जब करंट नहीं पास करेगा तो E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L1 के, और सिमिलरली अगर E2 कनेक्ट हो जाए और उसका नल पॉइंट जो है वो जे डैश पे दिखेगा तो E2 प्रोपोर्शनल होगा L2 के। अगर हम E1 L1 और E2 L2 करें तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 दिख जाएगा। यानी कि अगर एक सेल को जब कनेक्ट करेंगे सर्किट में तो उसका नल पॉइंट L1 लेंथ पर होगा और दूसरा जो नल पॉइंट है वो L2 लेंथ पर होगा, तो EMF ऑफ सेल जो कंपेयर कर रहे हैं हम E1 बाई E2 वो इक्वल होगा किसके, L1 बाई L2 के। L1 और L2 जो है वो लेंथ है जहाँ पर नल पॉइंट मिल रहा है, यानी L1 जो लेंथ फ्रॉम दिस पॉजिटिव टर्मिनल से वो L1 यहाँ तक है और L2 जो है वो यहीं से लेकर के यहाँ तक है, और ये L1 बाई L2 इक्वल होगा इसके E1 और E2 के बराबर। अब अगर इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल का मेजर करना चाहते हैं स्टूडेंट तो आप आसानी से कर सकते हैं, और उसके लिए आपको ये वाला इक्वेशन पढ़ना होगा। तो E इज इक्वल टू आपने पढ़ा है V माइनस आई आर, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा कुछ, इसका फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर R है, और हमको E बाई अगर हम देखें, ध्यान देने की ज़रूरत है, हमें चाहिए क्या R, तो किसको किधर लेकर आए, तो आई आर रहने देते हैं, इसको V माइनस ई कह देते हैं। ये पॉजिटिव जाएगा इधर तो क्या होगा नेगेटिव, लेकिन ये माइनस में है इसीलिए ऐसा हो गया। तो V जो है R इज इक्वल टू क्या हो गया V माइनस ई बाई आई, और I को भी हम आप क्या लिख सकते हैं V माइनस ई बाई आई को हम लोग V बाई R लिख सकते हैं कि नहीं, तो V माइनस ई बाई V और इंटू क्या R। इसको अगर हम लोग चाहेंगे तो लिख सकते हैं क्या 1 माइनस ई बाई V और इंटू R। स्टूडेंट E को हम E1 और V को अगर E2 कह दें तो लेंथ को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस L, ध्यान देने की ज़रूरत है, 1 माइनस L1 बाई L2 इंटू R। तो इस तरह हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेल का फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। तो उम्मीद है आप इस पोटेंशियोमीटर को भी समझ गए, और अब जो हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, और हम चाहेंगे कि आपके लिए बेहतर मार्क्स हो आए आपके एग्जामिनेशन में। 35 मार्क्स फुल मार्क्स है, और इस 35 मार्क्स को कंप्लीट लाएंगे। ऐसा ना हो कि CBSE वाले ये स्टूडेंट ही इसको पढ़ करके से कंप्लीट करेंगे, और भी अदर बोर्ड के जो एग्जामिनी हैं वो भी फिज़िक्स पढ़कर डॉक्टर MS खान का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप YouTube को सब्सक्राइब करिएगा, डॉक्टर MS खान के नाम से चल रहा है ये, ताकि आपको आने वाला जो वीडियो है उसका पता चल सके। थैंक यू।